देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर भी। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो आज हम लोग एएस में लास्ट जो एएस हम लोगों ने स्टार्ट किया था एएस 12 जो ग्रांट रिलेटेड था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग दूसरा एएस पढ़ने वाले हैं एएस 16। ठीक है, एएस 16 पढ़ेंगे जो कि बोरिंग कॉस्ट के ऊपर है। एएस 16 बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो एस के नाम से पता चल जाता है हम लोग को कि किस बारे में एस बोलने वाला है। बोरोइंग मतलब क्या होता है? नॉर्मली बोरो करने का मतलब क्या है? लोन। किसी से अगर हम लोग कुछ उधार ले रहे हैं, ठीक है, उधार में पैसे वगैरह ले रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? बोरो करना बोलते हैं। ठीक है, बोरोइंग हो जाता है। अब बोरिंग कॉस्ट मतलब हम लोग क्या समझते हैं? नॉर्मली बोरिंग कॉस्ट जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट जिसे बोला जाता है, फाइनेंस कॉस्ट जो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में कर रहे हो ना, मतलब जो हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर जो किए कंपनी फाइनल अकाउंट जिनका है, ठीक है, जिनका नहीं है उनके लिए नहीं बोल रहे, जिनका है या फिर कभी भी 12 में तो किए होंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट जो। तो फाइनेंस मतलब पैसा जुगाड़ करना, बोरिंग मतलब क्या? पैसे जुगाड़ करने का एक तरीका, लोन वोन लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग को जो पता है कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट का कॉस्ट होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा भी काफी सारे कॉस्ट होते हैं, और वो कैसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे या फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट तो आएगा ही। अगर हम लोग एक लोन लेते हैं, मान लो एक 10 लाख का लोन लिया, उसका इंटरेस्ट है पर एनम 10% करके, तो इंटरेस्ट का कॉस्ट जो भी आएगा, इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो तो बोरिंग कॉस्ट है ही है। इसके अलावा भी और क्या क्या बोरिंग कॉस्ट हो सकता है वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो लिख लेते हैं इस एस का। तो पहले लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ the objective is accounting for borrowing cost। इस एस का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग बोरिंग कॉस्ट का अकाउंटिंग करें। ठीक है, अब लेकिन बोरिंग कॉस्ट मतलब हम लोग को जो पता है बस एक ही कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, वो नहीं होता है यहाँ पर। बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा भी कॉस्ट होगा, और वही वाला लिखवाएंगे। देखो यहाँ पर इट डज नॉट डील विथ the actual or imputed cost of owner's equity, including preferential capital. Not classified as liability। तो देखो क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव इज अकाउंटिंग फॉर बोरिंग कॉस्ट। जो मैंने पहले ही बोला कि हम लोग को बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जिसमें से एक हमें पता है इंटरेस्ट, और इसके अलावा और क्या क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। ये हो गया, ये किस चीज के साथ डील करता है, बट ये किस चीज के साथ डील नहीं करता है? इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। मतलब अगर इक्विटी शेयर का मतलब शेयर रेज करने का भी तो कॉस्ट होता है ना, तो शेयर रेज करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, जैसे
डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते वैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड देते, चाहे वो प्रेफरेंस वाले हो चाहे वो इक्विटी वाले हो, लेकिन वो इसमें कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका नॉर्मल सा रीजन है, क्योंकि शेयर इशू करना, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, वो कभी लोन नहीं होता है, बोरिंग नहीं होता है, ठीक है। डिवेंचर इज बोरिंग, बट शेयर चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, वो इक्विटी जो है वो ओनर्स इक्विटी कहलाता है, और उसमें प्रेफरेंस शेयर भी हम लोग ले लेते हैं। मतलब शेयर कैपिटल कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, जबकि शेयर कैपिटल जो है वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वो बोरिंग नहीं होता है। डिवेंचर इशू करके भी कंपनी पैसा रेज करती है, पैसे मतलब फंडिंग करती है बिजनेस में, या फिर शेयर इशू करके भी करती है। बट शेयर इशू करना और डिवेंचर में फर्क है, डिवेंचर लोन होता है इसीलिए वो बोरिंग कॉस्ट में कवर होगा, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इशू करके जो पैसा रेज होता है उसका जो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया गया डिविडेंड या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया गया डिविडेंड, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, बिकॉज वो कभी भी बोरिंग नहीं होता है, ठीक है। वो होता है ओनर्स इक्विटी, जो होता है वो ओनर्स कैपिटल होता है, उसमें प्रेफरेंस शेयर को भी इंक्लूड करते हैं, लोग उसको शेयर कैपिटल फंड में लिखते हैं, ठीक है। मतलब शेयर होल्डर्स फंड होता है। शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर तो एक बात नहीं होती, ये तुम लोग को पता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज अकाउंटिंग फॉर बोरिंग कॉस्ट, इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट। मतलब एक्चुअल और इम्प्यूटेड का मतलब हो गया, ना तो एक्चुअल में पे किया गया किसी तरह का डिविडेंड का खर्चा यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, ना तो इम्प्यूटेड का मतलब हम नोशनल वे में, ठीक है, कि हम लोग ये खर्चा करेंगे फ्यूचर में या फिर करना पड़ सकता है, इस तरह के बेसिस पे भी नहीं होगा। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स का कोई भी कॉस्ट यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, देयर आर द इंटरेस्ट एंड कॉस्ट incurred by an enterprise in connection with borrowing of fund। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, देयर आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, ठीक है। एंड अदर कॉस्ट भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, यहाँ पर मैंने अदर वाला पॉइंट, अदर incurred by an enterprise in correction sorry in connection करेक्शन लिखा है इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड, ठीक है। फंड बोरो करने के लिए कोई भी एंटरप्राइज इंटरेस्ट के अलावा और क्या क्या कॉस्ट बेयर कर सकता है, मतलब जो भी हमारे बोरोइंग कॉस्ट में आएगा, तो लिखते हैं इट इंक्लूड्स फॉलोइंग, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कॉस्ट। पहला हो जाएगा इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन borrowing cost। इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेकेंड हो जाएगा एमोटाइजेशन एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरिंग। थर्ड पॉइंट एमोटाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट related to borrowing cost।
फोर्थ, फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस फॉर assets acquired on finance lease, acquired on finance lease। और fifth point, exchange difference, exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to interest कॉस्ट। ठीक है, अब ये पॉइंट पहले समझा देते हैं। तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट आता है, इसके अलावा क्या क्या आएगा वो हम लोगों ने नीचे यहाँ पर लिखा है, वो पढ़ेंगे। बोरिंग कॉस्ट जो है वो कभी भी जो शेयर कैपिटल उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, और वो कॉस्ट चाहे एक्चुअल बेसिस पे किया गया इम्प्यूटेड, जब आएगा ही नहीं तब एक्चुअल हो या इम्प्यूटेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैपिटल कभी भी लाइबिलिटी नहीं होता है, नॉट क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। ठीक है, ये ओनर्स फंड होता है। देयर आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, ये है कॉस्ट, अदर कॉस्ट incurred by an enterprise in connection with borrowing fund। फंड बोरो करने में इंटरेस्ट के अलावा क्या क्या कॉस्ट लग जाता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कॉस्ट, क्या क्या कॉस्ट बोला है, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बोरिंग कॉस्ट। कमिटमेंट चार्जेस भी लिख सकते हो, और एक पॉइंट भी लिख सकते हो, रिलेटेड चार्जेस। ठीक है, कमिटमेंट और यहाँ पर रिलेटेड चार्जेस भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर लिख देते हैं रिलेटेड चार्जेस। ठीक है, देखो इंटरेस्ट तो पता है, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो तो इंटरेस्ट चार्ज बोरिंग कॉस्ट में आएगा, वो तो हम लोग को सबसे पहले पता ही रहता है। इसके अलावा ये जो कमिटमेंट चार्जेस क्या होता है, कमिटमेंट चार्जेस का मतलब होता है जैसे मान लो कि बैंक के पास पैसा है, लोन देने के लिए बैंक के पास फंड है, अब हम लोग जाके बैंक पे अप्रोच कर रहे हैं लोन लेना है। अब देखो जैसे लोन लेना है, अब लोन बोल रहा है, कस्टमर आके बोल रहा है कि मुझे लोन लेना है। अब मान लो लोन एक महीने बाद उसने बोल दिया मुझे नहीं लेना है, ठीक है, तो बैंक बोल रहा है ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो फंड जो है अलग करके रखा था, ठीक है, क्योंकि तुमने बोला था कि लोन लेना है, ठीक है, तो बता दो, मतलब बता नहीं बता रहे हो, मतलब ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते ना, आपने नहीं बताया, फिर ऐसा तो नहीं बोल सकता है बैंक, झगड़ा तो नहीं कर सकता आपने क्यों नहीं लोन लिया, अब उसको जरूरत नहीं है तो नहीं लेगा, तो इसीलिए रूल्स लाया है कि कमिटमेंट चार्जेस, मतलब आप पहले कमिटेड हो जाओ कि हाँ आप सच में लोन लोगे, तो आपको एक कमिटमेंट चार्जेस जो है वो पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि मुझे लोन लेना है, आज बैंक में जाके अप्रोच किया, हाँ लोन लेना है, सारा बात हो गया, लेकिन वो लोन लेने को आया है 18 अप्रैल, मान लो 1 मंथ बाद आया, ठीक है, तो 1 मंथ मतलब बैंक बोल देगा आप जितने आप अभी बोल रहे हो लोन को लोगे, ठीक है, आपसे हमारा सारा बात हो गया, लेकिन आप जब तक लोन नहीं लेते हो बोलने के बाद जितना डीले करोगे उतना आपका कमिटमेंट चार्जेस लगता जाएगा। ठीक है, आप बोलो ठीक है हम बात करके जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे, तो आप पहले कमिटमेंट कर दो कि हाँ आपको लेना है कि नहीं लेना है, तभी आपके लिए फंड अवेलेबल रखेंगे, तो आपको कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ेगा। अब ये 1 मंथ का कमिटमेंट चार्जेस जो भी होगा बैंक की तरफ से वो अप्लाई कर दिया जाएगा, इसको बोला जाता है कमिटमेंट चार्जेस, क्योंकि हो सकता है कि पहले बोला लोन लेगा फिर नहीं लिया किसी ने, और इससे बैंक को लॉस हो गया, क्योंकि बैंक से हो सकता है वो फंड किसी और को अलॉट करता है, अगर कोई और आ रहा है लोन लेने के लिए, तो इसीलिए बैंक बोल रहा है कि इस ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट चार्जेस जो है वो भी अप्लाई होता है, तो बोरिंग कॉस्ट के अंदर कमिटमेंट चार्जेस भी आ गया। ठीक है,
अब रिलेटेड चार्जेस भी कुछ होता है, जैसे मान लो अब लोन लेने के लिए पक्का हो गया है कि लोन लेना है, ठीक है, लेकिन लोन लेके बोलने से सिर्फ लोन दे दिया बैंक और इंटरेस्ट हम लोग देने लगे, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लोन जब लिया जाता है तो सबसे पहले एक प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, जैसे हम लोग किसी बैंक में अप्लाई कर दिए, जैसे कोई कॉलेज वगैरह में इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो तो उसका फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसी तरह से एक फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद एक प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, नॉर्मली बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो 0.5% होता है, 0.25% होता है, इस तरह से कभी कभी 1% भी हो जाता है। तो लोन अमाउंट पे क्या होता है, प्रोसेसिंग फीस लगता है, जैसे अगर किसी को 25 लाख का लोन चाहिए और उस पे 0.5% बैंक का प्रोसेसिंग फीस है, तो बैंक को प्रोसेसिंग फीस मतलब लॉगिन चार्जेस, ठीक है, आपके नाम का लॉगिन होगा वहां पर कि हम लोग लोन ले रहे हैं इस पर्पज से, तो प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। तो ये प्रोसेसिंग फीस रिलेटेड चार्जेस में आ गया। तो ये सब क्या हो रहा है, लोन लेने के लिए हम लोग को ये सारे कॉस्ट बियर करने पड़ रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग फीस वगैरह, तो ये हम लोग का रिलेटेड चार्जेस हो गया। कमिटमेंट चार्जेस भी मैंने बताया, इंटरेस्ट तो पता ही है, इंटरेस्ट जो लोन लेंगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट रहेगा और अकॉर्डिंग टू टाइम उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगता जाएगा। अब शॉर्ट टर्म लोन में भी ये सब एप्लीकेबल होगा, लॉन्ग टर्म लोन में भी होगा, मतलब बोरोइंग होने से ही ये सारा कॉस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कमिटमेंट चार्जेस होता है, कमिटमेंट चार्जेस हर केसेस में नहीं भी हो तो प्रोसेसिंग फीस तो होता ही होता है, ठीक है। तो कमिटमेंट चार्जेस रिलेटेड फीस में जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रोसेसिंग फीस का, चाहो तो तुम लोग एग्जांपल लिख सकते हो, तो ये सब हमें जो है बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, AS16 बोल रहा है, ये सारी चीजों को हमें बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट देखो, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरोइंग, ठीक है। अगर हम लोग बोरोइंग किए डिवेंचर, ठीक है, जैसे डिवेंचर का देख लो, हम लोगों ने डिवेंचर बोरो किया, तो हम लोग डिवेंचर कैसे इशू कर सकते हैं, पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पे इशू किया तो एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उस केस में एंट्री ऐसे होता है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट, ठीक है, टू 10%, अगर डिवेंचर है तो, ठीक है, 10% डिवेंचर मतलब 10%, मैंने क्या लिया एग्जांपल ले लिया, मतलब 10% हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो कंपनी रेट डिसाइड करेगी। अब मान लो यहाँ पर जो है डिवेंचर है 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पर डिस्काउंट है 20,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो कंपनी के पास सॉरी ये डिवेंचर लिखते हैं तो मुझे कुछ नहीं बोल, बैंक होगा ना ये एंट्री तो गलत हो रहा है, तुम लोग नहीं बोल रहे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि बैंक पैसा 80,000 आया, डिस्काउंट 20,000 दिया हम लोगों ने और डिवेंचर 1 लाख का। अब इंटरेस्ट कितना होगा इस पे, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, ये डिवेंचर पे बोल सकते हो, ये डिवेंचर पे 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट तो बोरिंग कॉस्ट हमें पता है ना, तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा रहे फिर डिस्काउंट पार्ट समझाते। तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा 1 ईयर का, बोलो इंटरेस्ट, ये तो रेट तो दिया हुआ है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है बोलो। फाउंडेशन जिन लोगों ने किया उन लोगों ने भी पढ़ा होगा, 12 में भी पढ़ा होगा, जिन लोगों ने इंटर में जिनका है, ठीक है, अभी जिनका डिवेंचर है उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो बोलो इंटरेस्ट किस पे होगा, कोई भी चीज का इंटरेस्ट तो पर वैल्यू पे होता है, तो इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, 10,000। 10,000 का करेक्ट, 1 लाख पे यहाँ पर 10% करेंगे तो इंटरेस्ट हो गया 10,000 इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये तो बोरिंग कॉस्ट होगा ही होगा। अब हमें जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है कि देखो क्या बोला है यहाँ पर, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन और प्रीमियम ऑन बोरिंग, तो मैंने अभी डिस्काउंट का बात किया, तो एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, अब यहाँ पर डिस्काउंट चार्जेस कितना लगा है, हम लोगों ने लोन लेने के लिए मतलब डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर 1 टाइप ऑफ लोन होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है ना, तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं, कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, उसे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ईयरली इतना, उसके साथ साथ 20,000 का जो डिस्काउंट है, 20,000 का जो डिस्काउंट है वो भी इनका बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ये भी इन्हें राइट ऑफ करना पड़ेगा। और इसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस भी तुम लोगों ने पढ़ा है 12 में, फाउंडेशन में, जिनका इंटर में है उन्होंने इंटर में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट भी मिला लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 30,000, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बोरिंग कॉस्ट सिर्फ इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेगा, ये डिस्काउंट को भी इंक्लूड कर लेगा। अब मैंने यहाँ टोटल में दिखाया, अब राइट ऑफ के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हर साल कितना कितना राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से होगा। अगर पूरे साल में 20,000 नहीं होगा तो जितना होगा उतना उस साल का बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो इतना समझो कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यही हमारा बोरिंग कॉस्ट है, ये भी बोरिंग कॉस्ट
में इंक्लूड होगा, जो हमें एज 16 समझा रहे हैं अलग से, इसके बारे में तो हमें पहले से पता होता है। तो ये 20,000 जो डिस्काउंट है जो एमोटाइज्ड होगा, अब एमोटाइज्ड कितना कितना होगा वो अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना, आउटस्टैंडिंग रेशियो पे, लमसम अमाउंट, लमसम नहीं मतलब जैसे जितना साल, जैसे बोल दिया 5 इयर्स में राइट ऑफ होगा तो 5 इयर्स में राइट ऑफ हो सकता है, या फिर आउटस्टैंडिंग रेशियोज के हिसाब से, ये सब रूल्स होता है अलग अलग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर डिस्काउंट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। तो बोरिंग कॉस्ट सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट 10,000 नहीं बोलेंगे, 10,000 प्लस डिस्काउंट, ये पूरा हमें बोलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है प्रीमियम, एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन बोरिंग। तो प्रीमियम का कब होता है, जैसे मान लो हम लोग प्रीमियम में कब आएगा, प्रीमियम में जब रिडीम करेंगे, जब रिडेम्पशन होगा प्रीमियम में, रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम। अब रिडेम्पशन प्रीमियम में किस चीज का हो सकता है, रिडेम्पशन प्रीमियम में हो सकता है हम लोग का डिवेंचर का भी हो सकता है, ठीक है। हम लोगों ने डिवेंचर जब प्रीमियम में रिडीम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बोरिंग कॉस्ट में आएगा, ठीक है। देखो जब डिवेंचर प्रीमियम में रिडीम होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट में वो इंक्लूडेड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी तो इशू का एंट्री दिखाया, लेकिन डिवेंचर का एक रूल्स होता है कि अगर इशू पे, मतलब इशू डेट पे ही तो पता चल जाएगा कि रिडेम्पशन कैसे होने वाला है, पूरा स्कीम पता होता है तभी जाके कोई डिवेंचर खरीदता है कि इशू कैसे हो रहा है, एज वेल एज वो रिडीम कैसे होगा। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो इशू डेट पे ही एक एंट्री होता है, इशू के साथ साथ वो क्या एंट्री होता है, वो हो जाता है ऐसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट ऐसे करके, मतलब प्रीमियम का एंट्री इशू डेट पे ही कर दिया जाता है। तो प्रीमियम क्या है, ये भी बोरिंग कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमें लाइबिलिटी की तरह हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एंट्री में। तो अभी एंट्री का तो हमें जरूरत नहीं, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जस्ट समझने के लिए एक बार देख लो कि एमोटाइजेशन डिस्काउंट का या प्रीमियम का बोरोइंग के लिए, बोरोइंग रिलेटेड अगर कोई डिस्काउंट हुआ है, जैसे कि डिस्काउंट में डिवेंचर इशू करना, प्रीमियम में डिवेंचर का रिडेम्पशन होना या फिर रीपे होना, ये सारे के सारे बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बोल रहा है कि एमोटाइजेशन ऑफ एंसिलरी cost related to borrowing cost, ठीक है। amortization of ancillary cost related to borrowing cost, ये क्या होगा, जैसे ancillary cost का मतलब, जैसे मान लो किसी को कोई बिजनेस करना है, ठीक है, किसी को मान लो जो है कोई फैक्ट्री बनाना है, ठीक है, उसमें कुछ प्रोडक्शन करना है, तो उसको लोन का जरूरत है, तो वो लोन लेने के लिए बैंक पे जा सकता है। तो अभी तक देखो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बैंक को जाके बोलेगा मुझे ऐसा ऐसा एक बिजनेस करना है तो मुझे लोन चाहिए, तो बैंक वाला बोलेगा हम ऐसे लोन नहीं देंगे, आप पहले एक पूरा प्रोजेक्ट बना के लाओ, ठीक है, आप मुझे एक पूरा डेटा दो कि आपका ये बिजनेस में कितना फंडिंग लगेगा, क्यों लगेगा, और कितना आपका इससे रिटर्न आ सकता है, ईयर बाय ईयर कितना रिटर्न आ सकता है। और मान लो अगले 5 साल का हमें एक फाइनेंशियल प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, ठीक है, मतलब रियलिटी में नहीं, रियलिटी डेटा नहीं, मतलब एक प्रोजेक्शन की, एक अजम्पशन की हमारा ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रॉफिट होगा, पहले साल 10 लाख फिर 15 लाख जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे करके हमें बताना है, आफ्टर दैट हम लोग आपका लोन जो है वो सोचेंगे कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है, लोन सैंक्शन करना है आपके नाम पे कि नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बनाएगा कौन, ये जो प्रोजेक्टेड, जैसे मैंने बोला कि प्रोजेक्टेड एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बैंक बोल सकता है, ठीक है, जिन्होंने लोन लोन के लिए अप्लाई किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक बोल सकता है। तो ये कौन बना के देगा, ये मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के दे सकता है, ठीक है। तो उनका जो फीस है, अब कोई फ्री में तो नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो ये बनाना तो उनका काम है ना, तो फिर इसके लिए वो कुछ चार्ज करेंगे, मतलब कोई भी सीए अगर ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे, क्योंकि जो बिजनेस करने वाला है उसको ये सब आए ऐसा जरूरी नहीं है, मैक्सिमम केसेस में लोगों को नहीं आएगा, ठीक है, तभी तो सीए वगैरह का डिमांड है, ठीक है, सीए का हो या सीएमए का हो, अलग अलग सेक्टर में। तो वही देखो, तो यहाँ पर नॉर्मली ये काम सीए करते हैं, तो फिर वो एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देंगे कि इस तरह के बिजनेस का ऐसा ऐसा प्रॉफिट ये सब हो सकता है, फिर वो जाके बैंक में दिखाएंगे, तो बैंक वाले सोच के लोन देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया, जो फीस देना पड़ा सीए को वो हो गया एंसिलरी कॉस्ट, ठीक है, एंसिलरी कॉस्ट, और ये भी हम लोग का बोरिंग कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी हम लोग का बोरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखो फाइनेंस चार्ज फॉर एसेट एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज, ठीक है। तो अगर हम लोग लीज में कोई एसेट ले रहे हैं, ठीक है, ये लीज पे एक अलग एज होता है, एज 19 बोल के, ठीक है, तो वो तो अभी है नहीं, जब होगा तब हम पढ़ाएंगे। तो एज 19 जो है वो
AS 19 जो है वो बताता है फाइनेंशियल लीज के बारे में, ठीक है। अब लीज क्यों लिया जा रहा है? एसेट एक्वायर्ड करने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, हाँ फाइनेंस लीज, ठीक है। तो लीज लिया जाता है, तो लीज के बदले जैसे देखो रेंट पे घर लेने से रेंट देना पड़ता है, तो वहां पर चार्जेस का नाम रेंट होता है। तो वैसे ही फाइनेंस लीज के थ्रू से अगर हम लोग कोई एसेट लेते हैं, एसेट एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज, तो फाइनेंस चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे देखो हायर परचेज में जो होता है, हायर परचेज इसका एग्जांपल है। हायर परचेज में क्या होता है, हायर परचेज जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसेट को खरीद के एसेट को परचेज करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं हम लोग पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर पाएंगे, हम लोग धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। तो एक डाउन पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। लेकिन ये ना इंस्टॉलमेंट परचेज और हायर परचेज एक चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि अगर हम लोग कुछ चीज हायर परचेज में खरीदते हैं, मैक्सिमम जो हाई रेंज चीज होता है ना वही हायर परचेज में होता है, जैसे कि मेनली फिक्स्ड एसेट वगैरह, या फिर बोलो तो जिसका रीसेल वैल्यू है, जैसे कि बस, ट्रक, ठीक है, इस तरह का एसेट जिसका रीसेल वैल्यू। अगर कोई फ्रिज इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा है तो आज की डेट में फ्रिज का क्या रीसेल वैल्यू है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हायर परचेज में वही सारे प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं जिसका रीसेल वैल्यू है, और वो काफी महंगा भी होता है। जैसे मान लो किसी का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ने उसने ट्रक खरीद लिया, ठीक है। अब खरीदने ट्रक काफी महंगा आता है, ठीक है। अब ट्रक खरीदने के लिए उसके पास पूरा पैसा नहीं है, वो क्या करना चाहता है, इंस्टॉलमेंट में खरीदना चाहता है, बट वो इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद पाएगा। नाम इंस्टॉलमेंट ही होता है क्योंकि हमें इतना क्लैरिटी नहीं रहता है बातों का। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, यहाँ भी इंस्टॉलमेंट में ही पैसा देना है, मतलब कुछ पैसा दे दिए उसके बाद एक मंथली अमाउंट देते जाना होता है। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रक उसे दे दिया गया, वो ट्रक लेके आ गया, यूज कर रहा है, डाउन पेमेंट कर दिया और मंथली इंस्टॉलमेंट भरते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हायर चार्जेस। वो इंस्टॉलमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ओनरशिप उस दिन ट्रांसफर होगा जिस दिन सारे इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएंगे। अगर वो नहीं पे कर पाएगा तो ट्रक जो है, वो जो सेलर है वो चाहे तो उस ट्रक को रिपोजेस कर सकता है, सिर्फ पोजेशन दिया जाता है हायर परचेज में, ठीक है। तो उस जो इंस्टॉलमेंट जो पे हो रहा है ना वो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, उसका नाम होता है हायर चार्जेस। उसी को यहाँ बोलते हैं फाइनेंस चार्जेस। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है तो वो फाइनेंस चार्ज भी हमारा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो फ्रिज इंस्टॉलमेंट में खरीदा है किसी ने, तो फ्रिज का ऐसा नहीं होता कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होगा जब सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगा। ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। आपने पैसा नहीं, अभी आपका पैसा बाकी है इंस्टॉलमेंट में आप देने वाले, लेकिन ओनरशिप आप ही का है, आप लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रक वगैरह मतलब जो रीसेल वैल्यू वाला फिक्स्ड एसेट है उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको रिप्रोसेस करने के बाद रीसेल कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोसेस करके रीसेल करके कुछ उतना पैसा वैसा आने वाला है नहीं, इसलिए ओनरशिप पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ, अगर यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट का फेलियर हो सकता है और हायर परचेज में भी हो सकता है, लेकिन हायर परचेज में होने से रिपोजिट करके उस एसेट को बेच के रिकवरी हो जाता है। और इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होगा, इंस्टॉलमेंट परचेज में वो एसेट तो रिपोजिट कर नहीं सकता क्योंकि ओनरशिप तो ऑलरेडी वो ट्रांसफर कर चुका होता है बायर को। लेकिन उसके लिए वो कोर्ट में केस थ्रू करके, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो उस पे कोर्ट केस हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हो, हमें यहाँ पर वो सारा इतना पॉइंट नीचे, हमें सिर्फ इतना समझना है कि फाइनेंस चार्ज क्या होता है। तो फाइनेंस चार्ज जो हायर चार्जेस का मैंने बात किया वो भी यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये है एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग टू द extent that they are regarded as an adjustment to interest cost। तो ये एक्चुअली इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। नॉर्मली क्या होता है, मतलब अगर हम लोग अपने देश से बोरो नहीं करके, ठीक है, बाहर से फॉरेन से बोरो करते हैं तो एक एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ सकता है। तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसका कौन सा पार्ट, उसके इंटरेस्ट का कौन सा पार्ट हमारे बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, वो यहाँ पर बोला है। लेकिन ये कैलकुलेशन के साथ ही समझ में आएगा। तो फिलहाल ये वाला पॉइंट हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी ये सारे पॉइंट को एक बार हम लोगों को देख लेना है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, बोरिंग कॉस्ट जो है
वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बोरिंग कॉस्ट जो है उसमें हमारा कभी भी शेयर होल्डर्स फंड नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि जो ओनर्स इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर है वो कभी भी लाइबिलिटी नहीं होता है। सिर्फ बोरिंग कॉस्ट सिर्फ जो है डिवेंचर वगैरह, लोन वगैरह इसमें आएगा। अब हम लोग ये नहीं पढ़ रहे कि इसमें कौन कौन सा बोरिंग अमाउंट आएगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे बोरिंग कॉस्ट क्या है, बोरो करने का कॉस्ट क्या क्या होगा। तो हमें पता है इंटरेस्ट होगा, इसके अलावा कमिटमेंट चार्जेस मैंने एग्जांपल दिया, रिलेटेड चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस एग्जांपल दिया। अगर हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करने वाले प्रीमियम पे, तो ये भी हमारे बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। एंसिलरी कॉस्ट जैसे कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना बैंक को, ताकि बैंक समझ पाए कि इन पर्सन को, मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन को मुझे लोन देना है कि नहीं देना है। और फाइनेंस चार्जेस अभी अभी समझा है, तो ये सारे भी बोरिंग कॉस्ट के पार्ट होंगे, एक्सेप्ट इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये सब भी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट जो है वो मेनली दो तरह के एसेट पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बोरिंग कॉस्ट is applicable on qualifying asset, non क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट और नॉन क्वालिफाइंग एसेट ये दोनों पे ही बोरिंग कॉस्ट जो है एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो एप्लीकेबल होने का जो पैटर्न है वो अलग होगा। जैसे अगर कोई एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है, तो उसपे जो बोरिंग कॉस्ट होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसपे जो बोरिंग कॉस्ट होगा वो हमें कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख कैपिटलाइज्ड, समझाएंगे क्या होता है कैपिटलाइज्ड होगा। और एंड एडेड टू एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब देखो, कैपिटलाइज्ड होगा तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट पे तो ऐड होगा ही, क्योंकि कैपिटलाइज्ड होने का मतलब एसेट के वैल्यू को बढ़ा देना। अब क्यों होगा वो हम लोग देख रहे हैं। और नॉन क्वालिफाइंग अगर कोई एसेट है तो वहां उस पे लगा बोरिंग कॉस्ट पीएल में जाएगा। ठीक है, एंड ट्रीटेड एज एन ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। ठीक है, ये पीएल में जाएगा, जिसे हम लोग नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे अगर बोरिंग कॉस्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर है तो। और क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट उस पर कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। बोरिंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट और उसके साथ साथ इस तरह का कॉस्ट, वो क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज्ड होगा और इसका मतलब एसेट के वैल्यू में ऐड हो जाएगा। अगर जिस एसेट के लिए ये सब हुआ है वो अगर नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो वो पीएल में चला जाएगा और इसको हम लोग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो देख। क्वालिफाइंग एसेट, it is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or सेल। ठीक है,
तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या है? ये इट इज एन एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। बोल रहा है क्वालिफाइंग एसेट वही सब एसेट होगा जिस एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए, ठीक है, रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज का मतलब जैसा जिस तरीके से हम लोग इसे यूज करना चाहते हैं उस तरीके से जब ये रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए, या फिर जैसे हम लोग सेल करना चाहते हैं उस तरह से जब हम लोग सेल करने के लिए इस एसेट को रेडी कर लेंगे, चाहे इंटेंडेड टू यूज हो चाहे इंटेंडेड फॉर सेल हो, ठीक है, जो भी हो, तो जब ये रेडी हो जाएगा और उसके लिए जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है उस इस तरह के एसेट को बोला जाता है क्वालिफाइंग एसेट। एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा उस एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए या फिर रेडी टू सेल करने के लिए, तो इस तरह के एसेट को क्वालिफाइंग एसेट बोला जाता है। अब सब्सटेंशियल पीरियड मतलब कितने दिन के लिए बनेगा तो हम लोग इसे क्वालिफाइंग बोलेंगे, वो तो पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब क्या होता है। सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब हो जाएगा एज पर ASI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन। एज पर ASI substantial period substantial period of time depends on the facts and circumstances of each case. Each case, however, a period of 12 months may be considered as a substantial period. अच्छा देखो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक सब्सटेंशियल पीरियड अगर किसी एसिड को रेडी टू यूज, रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या फिर रेडी फॉर सेल के लिए जितना भी टाइम लगता है इस तरह के एसिड को क्वालिफाइंग एसिड बोलते हैं। लेकिन ये सब्सटेंशियल पीरियड क्या है तो इसके बारे में ना उतना कुछ क्लियरली नहीं बोला गया है। बोला गया है कि एज पर ASI मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, मतलब सभी के लिए एक जैसा होगा, सारे एसिड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ ईच केस, मतलब हर एक एसिड के लिए ये सब्सटेंशियल पीरियड अलग हो सकता है, ठीक है। However, a period of 12 months may be considered as a substantial period। 12 months अगर लग रहा है किसी एसिड को बनने में तो हम लोग इसे सब्सटेंशियल पीरियड मान सकते हैं। लेकिन सारे एसिड के लिए अगर कोई एसिड 12 मंथ से कम में रेडी हो रहा है तो वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि क्लियरली बता दिया है कि सर्कमस्टेंसेस और जो है फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम हम लोग वैसे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये मान सकते हैं कि 12 मंथ से ज्यादा लगेगा तो वो सब्सटेंशियल पीरियड होगा, और अगर 12 मंथ से ज्यादा टाइम लेके कोई एसिड बन रहा है तो उसे क्वालिफाइंग एसिड बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 मंथ से कम लगेगा तो वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं होगा। फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हो सकता है वो जल्दी रेडी हो गया लेकिन फिर भी वो क्वालिफाइंग एसिड है, ऐसा हो सकता है। तो टाइम पीरियड जो है वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा
क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अगर 12 मंथ्स होगा, 12 मंथ्स और मोर, ठीक है, 12 मंथ्स और मोर मतलब 12 मंथ्स होने से तो वैसे ही हमें पता चलता है कि वो क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि एक हमें एजम्पशन दिया है कि हाउ एवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो 12 मंथ से ज्यादा होगा, 12 मंथ्स होगा या 12 मंथ से कम होगा, सारे केसेस में सब्सटेंशियल पीरियड माना जा सकता है। लेकिन अब हम लोगों का डिपेंड करेगा कि हमारा फैक्ट सर्कमस्टेंसेस क्या है उसके हिसाब से। बाकी क्वेश्चन में हमें बताएगा, हम लोग पढ़ के समझेंगे क्वेश्चन को, कि जैसे मान लो क्वेश्चन में 12 मंथ्स या उससे ज्यादा है तो हम लोग उसे क्वालिफाइंग एसेट ही मानेंगे, उसको सब्सटेंशियल पीरियड मांगेंगे। अगर उससे कम है तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमें मतलब जो एस हमें बता रहा है, नॉर्मली एस हमें बता रहा है कि ये जस्ट एक एजम्पशन है, हाउएवर एक एजम्पशन है कि 12 मंथ्स को हम लोग मे बी कंसीडर्ड एज ए सब्सटेंशियल पीरियड, लेकिन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे ये केसेस भी चेंज हो सकता है, ये जो स्टैंडर्ड है ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा एसेट ऐसा है जो कि 12 मंथ से ज्यादा लेता है। तो फॉलोइंग एसेट्स टेक्स greater than equal to 12 months to get ready to use। कुछ एग्जांपल्स में जैसे assets that are constructed for own use of enterprise like manufacturing plants, प्लांट वगैरह बनने में ग्रेटर देन इक्वल 12 मंथ्स नॉर्मली लग जाता है। पावर जनरेशन, फैसिलिटीज एक्सेट्रा। और कुछ, ये तो फिक्स्ड एसेट का बात हुआ, कुछ ऐसे इन्वेंट्रीज भी हो सकते हैं जिसको बनने में काफी टाइम लग सकता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं इन्वेंट्रीज वेयर टाइम इज मेजर फैक्टर, मेजर फैक्टर टू ब्रिंग ए चेंज, टू ब्रिंग ए चेंज in their condition। एग्जाम्पल के तौर पे टिम्बर, अच्छा, लीकर जैसे कि वाइन्स, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पर देखो कि एसेट जैसे प्लांट हो गया, पावर जनरेशन फैसिलिटीज हो गया, बिल्डिंग भी हो सकता है, शिप, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये सब भी एग्जांपल में आ सकता है। तो ये क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी इन्वेंट्रीज भी है जो क्वालिफाइंग एसेट में आ जाएंगे, जैसे कि टिम्बर, लिकर, ये सब हो जाएगा हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट में, क्योंकि ये सब बनने में मोर देन 12 मंथ्स लग जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये हो गया क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। अब एक्सक्लूजन मतलब क्या क्या एक्सक्लूड होगा क्वालिफाइंग देखो मैम, एसिड। हाँ सर। अच्छा, अब देखो कौन सा क्वालिफाइंग एसिड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एसिड्स दैट आर रेडी टू ready for intended use, ready for intended use
when acquired are not qualifying asset. मतलब अगर किसी को बना बनाया एसेट मिल रहा है, जैसे कि मान लो प्लांट खुद से नहीं बना रहे, ठीक है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, प्लांट हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, या बिल्डिंग हम लोग किसी से ले रहे हैं, बना हुआ बिल्डिंग, ठीक है, वो हम लोग किसी से ले रहे हैं, पूरा बना हुआ प्लांट वो हम लोग लेके इंस्टॉल कर रहे हैं, इस तरह से। तो एसेट दैट आर रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, जैसा हम लोग यूज करने, मतलब लेते साथ ही उसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक होता है ना अपना घर बनाना, ठीक है, एक होता है फ्लैट खरीद लेना, तो फ्लैट तो रेडी टू यूज होता है, ठीक है, उसके बाद उसको अपने हिसाब से जो हम लोग अरेंज करते हैं वो नहीं कर बात कर रहे हैं, हम बोल रहे यूज कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर कोई फ्लैट ले रहा है तो वो रेडी टू यूज है, लेकिन वो कोई अगर अपना घर से बना रहा है तो फिर उसे बनाया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, फिर हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट में क्या होगा, बना बनाया चीज हमें दिखाया जाता है, देखिए आपको पसंद है कि नहीं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सक्लूजन में कि एसेट अगर हम लोग जैसा यूज करना चाहते हैं वैसे कंडीशन में हम लोग उसे एक्वायर कर रहे हैं तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग उसको बना रहे हैं और उसको बनाने में एक सब्सटेंशियल पीरियड लगता है तब वो क्वालिफाइंग एसेट होता है। सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब नॉर्मली मोर देन 12 मंथ्स, या 12 मंथ्स तो होगा ही होगा, लेकिन उससे कम भी होगा तो भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमटेंसेस ऑफ ईच केस। ठीक है, तो देखिए मैंने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग को 2-3 बार रीड करवा दिया, याद रह जाएगा, क्योंकि इस पे प्रोविजंस जो है उसके ऊपर ही हमें कैलकुलेशंस जो है करने पड़ेंगे। अब चलो कुछ कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल पहले। A limited is raising finance through bank loan, debenture। तो ए लिमिटेड ने जो है अपने लिए एक बैंक लोन ले रखा है, एक डिवेंचर इशू कर रखा है। फिर देखो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड पे paid ₹1 lakh to CA for arranging finance। जैसे कि वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना, ठीक है, सजेशन वगैरह देना किस तरह से करने से हमें लोन वगैरह मिल सकता है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो वो सारे काम जिनका नॉलेज है वही कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये फीस दिया गया, ठीक है, अरेंजिंग फाइनेंस, लोन was arranged on first day of 2014-15, first day of the year 2014-15, for ₹50 lakh at the rate of 13% per annum इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट हो गया। ए लिमिटेड टू क्रेडिट ऑफ लोन ऑन 1 May 2014 till then book charged 2% charges, सॉरी ये बैंक लिखना चाहिए मुझे, टिल देन बैंक चार्ज 2% चार्जेस ऑन एज कमिटमेंट चार्जेस, एज कमिटमेंट चार्जेस। फिर ए लिमिटेड रेस्ड
15% डिवेंचर फॉर रुपीज 25 लाख, फॉर रुपीज 25 लाख, मैंने एल लिख दिया, ठीक है, फॉर रुपीज 25 लाख एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट ऑन 1st of September 2014. Discount was written off over 36 months. Calculate borrowing cost. तो देखो जो पॉइंट मैंने बोला था उसको याद रख सकते हो आराम से इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, इसमें मैंने सारे कॉस्ट जो है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट हम लोग को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बार बार पेज ना चेंज करना पड़े। बोल रहा है कि ए लिमिटेड ने लोन सॉरी फाइनेंस के लिए दो तरीका अपनाया है, एक उसने बैंक लोन लिया है, एक डिवेंचर इशू किया है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड पेड 1 लाख टू सीए फॉर अरेंजिंग फाइनेंस, और ये फाइनेंस पाने के लिए उन्होंने एक सीए को हायर किया होगा और उन्होंने अपना चार्जेस कितना लिया है, 1 लाख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बोलो कौन सा, यहाँ पर 1 लाख लिया है फॉर सी अरेंजिंग फाइनेंस। अब सी कहाँ से लोन करवाएगा, बैंक से करवाएगा, ठीक है। अब इनका बैंक लोन कितना है, लोन वाज अरेंज्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द 2014-15 के फर्स्ट डे में ही लोन का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हो गया होगा, तो ये वाला डेट ही अगर हम लोग 1 अप्रैल 14 मान लेते हैं तो लोन मिल गया, ठीक है, लोन मिल गया। अब कितना लोन मिल गया है, 50 लाख का, 50 लाख का लोन का अरेंजमेंट हो गया, मतलब बैंक ने हाँ बोल दिया है। अब हमें लेना है नहीं लेना है वो देखना पड़ेगा। बैंक ने बोल दिया है कि आपको 50 लाख लोन दे देंगे और इंटरेस्ट रेट बैंक ने लगाया है 13% पर एनम। तो ये लोन जो है 13% पर एनम बेसिस पे इनको मिल गया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है ए लिमिटेड टू क्रेडिट ऑफ लोन ऑन 1/5/2014, मतलब लोन का क्रेडिट मतलब क्या हो गया, वो अपने बुक्स में एंट्री करेंगे ना, बैंक टू लोन, तो लोन क्रेडिट हुआ, लेकिन ये अपने अकाउंट में इस लोन को क्रेडिट करवाए हैं 1/5/14, मतलब तब तक इन्होंने हाँ ना नहीं बोला, एक टाइम ले लिया है कि मुझे हाँ ना बोलना है नहीं बोलना है, लोन मिलेगा ये कंफर्म हो गया, ये उनका टेंशन खत्म कि मुझे लोन मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने लोन लिया 1 मई को, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है 1 मई को इन्होंने लोन लिया, टिल देन बैंक चार्ज 2% चार्ज एज कमिटमेंट चार्जेस, और क्योंकि बैंक बोल रहा है देखो इतना फट का बात है, लेना है नहीं लेना है, आप अगर हाँ ना करते रह रहे तो आप एक काम कीजिए, कमिटमेंट चार्जेस, ठीक है, आपका कमिटमेंट होना चाहिए, तो कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ेगा 2%। तो वो कहाँ तक का देना पड़ेगा, मुझे बोल सकते हो कब से कब तक का कमिटमेंट चार्जेस बैंक लेगा। यहाँ पर जो है लोन क्रेडिट हो गया, कमिटमेंट चार्जेस कितने टाइम का होगा, कहां से कहां तक का कमिटमेंट चार्जेस होगा, बोलो बोलो, कमिटमेंट चार्जेस कितने टाइम के लिए पे करना पड़ेगा, क्या पूरे लोन टर्म पीरियड में होगा, कमिटमेंट चार्जेस कितने टाइम पीरियड के लिए पे करना पड़ेगा। लोन यहाँ पर बैंक ने हाँ बोला, इन्होंने यहाँ पर लिया, तो इस बीच का जो टाइम पीरियड है वही तो कमिटेड पीरियड है ना। बैंक को क्या लग रहा है, अगर ये चले जा रहे हैं आज कल ना ले, तो बैंक बोलेगा कि आप जब तक नहीं ले रहे हो तब तक आपको कमिटमेंट चार्जेस देते जाना है, तभी आपके लिए फंड रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। तो फिर कितने टाइम पीरियड का कमिटमेंट चार्जेस होगा, बताओ। बोलो। से यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे तुम, पता नहीं क्या ऐसा मैंने पूछ रही है। 2% कमिटमेंट चार्जेस, ठीक है, ये हो गया कमिटमेंट चार्जेस, यहाँ से यहाँ तक का कमिटमेंट चार्जेस इनको देना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद ए लिमिटेड रेस 15% डिवेंचर फॉर 25 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1 सितंबर 2014। अब 1 सितंबर 2014 में यहाँ पर लिख देते हैं, 1 सितंबर 2014 में क्या हुआ है, डिवेंचर इशू किया गया, डिवेंचर का रेट क्या है, 15% डिवेंचर
ऑफ ₹25 lakh एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट में ये डिवेंचर इशू किया जाएगा। ठीक है, और ये डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ होगा 36 मंथ में। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ होगा ये क्वेश्चन हमें बता देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 36 मंथ्स फॉर रिटर्न ऑफ डिस्काउंट। अब बोरिंग कॉस्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन ये है कि बोरिंग कॉस्ट में क्या अमाउंट जाएगा। तो ये देखो बोरिंग कॉस्ट में क्या जाएगा, हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो कमिटमेंट चार्जेस है वो बोरिंग कॉस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, इसके अलावा यहाँ पर डिस्काउंट राइट ऑफ होगा वो बोरिंग कॉस्ट में जाएगा। ये जो फी पे हुआ है ये बोरिंग कॉस्ट में जाएगा। तो देखो जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखा था उसी पे मैंने ये क्वेश्चन किया है। अब हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एंसिलरी कॉस्ट, कमिटमेंट कॉस्ट, ये सब। तो पहले लिखेंगे पी पे टू CA 1 लाख। इसके बाद लोन का जो इंटरेस्ट है हम लोग पूरे 1 साल का निकालेंगे। हमें क्या बोला है, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। ठीक है, इस साल का बोरिंग कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर सॉरी इस साल का नहीं, एक्चुअली हमारा बोरिंग कॉस्ट कितना होगा, मतलब बोरो करते हुए हमारा कॉस्ट कितना रहे वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो ये फी आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा लोन रिलेटेड चार्जेस, दैट इज यहाँ पर है कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्जेस कितना हो जाएगा, कमिटमेंट चार्जेस 2%। अब 2% किस पे लगता है, लोन अमाउंट पे। जितना लोन अमाउंट होगा उस उतने पे कमिटमेंट चार्जेस लग जाएगा। तो 50 लाख पे 2% लगेगा, जितना टाइम डिले होगा उतना। इन्होंने 1 मंथ डिले किया है तो 1 मंथ के लिए इनको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेक करके देखते कितना होगा, 50 लाख इंटू 2% डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया 8333 8333 ये हो गया कमिटमेंट चार्जेस। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट, वो तो आएगा ही बोरिंग कॉस्ट में। इंटरेस्ट चार्जेस, तो इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज। तो लोन कितने का लिया गया है, 50 लाख। इंटरेस्ट कितना है, 13% करके। इंटरेस्ट 13% करके है। और कब से लोन लिया गया है, 1 मई। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये 31 मार्च तक होगा। ठीक है, तो 31 मार्च 2015। तो यहाँ तक का इंटरेस्ट जो है वो बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर हो गया 11/12, 11 मंथ्स का। चेक करते कितना हो जाएगा, into 13% divided by 12 into 11, 5 lakh 50 into 13% divided by 12 into 11, हाँ 595833। ये हो गया इंटरेस्ट चार्जेस। ये पूरा हमारा जो बैंक लोन था उसका कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं डिवेंचर पे। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट, तो डिवेंचर कितने का लिया गया है, 25 लाख। इंटरेस्ट रेट है 15%। देख लो इंटरेस्ट रेट है हम लोग का 15%। और डिवेंचर का इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक का होगा इस पीरियड का। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 मंथ्स। ठीक है, और ये लोन वाला जो है यहाँ से ये पूरा हुआ था 11 मंथ्स। अच्छा, तो यहाँ पर 7 मंथ्स का, तो 7/12 इंटरेस्ट।
into 15% into 7 divided by 12. 2,18,715 ये हो जाएगा बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट। और एक था अगर हमारा कोई डिस्काउंट या प्रीमियम वाला कंसेप्ट है तो वो भी हमारा आ जाएगा। डिस्काउंट एमोटाइजेशन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, है ना। तो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, तो डिस्काउंट कितना हुआ होगा यहाँ पर 10% डिस्काउंट में जो है डिवेंचर इशू हुआ है, तो 25 लाख का यहाँ पर 10% मतलब 2,50,000। 25 लाख का 10% करेंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2,50,000। अब ये कैसे राइट ऑफ होगा, टोटल 36 मंथ्स में, तो इस ईयर में उसका कितना पोर्शन आएगा, तो 7 मंथ्स का रिटर्न ऑफ होगा यहाँ से डिवेंचर इशू जहां से हुआ है। तो ये जो अमाउंट हो रहा है ये टोटल रिटर्न ऑफ का अमाउंट, और ये 36 मंथ्स में राइट ऑफ करना है, और इस ईयर में 7 मंथ्स ही आएगा क्योंकि 7 मंथ्स ही टाइम ड्यूरेशन आ रहा है। तो 25 लाख into 10% into 7 divided by 12। अच्छा, तो ये हो गया 145,833। फिर से कैलकुलेट करते हैं, 25 into 10%, 2,50,000, 2,50,000 into 7 divided by 36। अच्छा मैंने शायद 12 लिख दिया। 4,8,611, 4,8,611। अब इसका टोटल करेंगे, जो टोटल अमाउंट आएगा वही बोरोइंग कॉस्ट। 1 लाख प्लस 8,333 5,9,5,833 218,750 9,71,527। 9,71,527, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा बोरिंग। तो क्वेश्चन इस तरह का लेकिन नहीं आता, ये जस्ट मैंने एग्जांपल करवा दिया ताकि तुम लोग को समझ में आए कि किस तरह से ये सारे कॉस्ट एडेड होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये एक मतलब एक एग्जाम्पल था जिसमें हम लोग ये समझ पाए कि कमिटमेंट कॉस्ट कैसे जाएगा, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट कैसे होगा, और राइट ऑफ जैसे 36 मंथ्स का है तो इस ईयर का, और इस ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। और ये सब देखो जैसे इंटरेस्ट तो इसके बाद चलता जाएगा, लेकिन ये सब उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तब तो ये तो वन टाइम पेमेंट है ना, जो फाइनेंस सॉरी सीए का जो पेमेंट है, कमिटमेंट चार्जेस है, ठीक है। तो जब बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर ईयर का, तो वहां पर जो भी बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड आइटम होगा वो सारे ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, जैसा क्वेश्चन आता है उस तरीके का देखते हैं एग्जाम्पल कि हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। एक एग्जाम्पल देते हैं। A Limited borrow 60 lakh at the rate of 12% interest charge on 1/4/2021 for construction of building. For construction of building, calculate borrowing cost। हम लोग को borrowing cost कैलकुलेट करके बताना है। If expenditure for building on 1/7/21 is rupees
पहले 1,4 लिखते, 1,421 रुपीज 15 lakh, 1,721 is rupees 12 lakh, 1,122 rupees 4 lakh, and on 31st March 2022 construction is completed. Construction is completed. बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगेन एक एग्जांपल है, और ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए लिमिटेड ने बोरो किया है 60 लाख एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट चार्ज ऑन 1/4/2021 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसने परचेस किया है। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट, हमें बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर तो एक ही आइटम है इंटरेस्ट, और तो कुछ बोला नहीं है। एक्सपेंडिचर बता दिया है कि बिल्डिंग में कब कितना कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसने लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नहीं लिखते, ठीक है। इन्होंने लोन लिया है, ऐसे कर देते, ऑन 1/4/21, और उसमें से सपोज ऐसे ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट इफ एक्सपेंडिचर फॉर बिल्डिंग। अब ये मान लेते हैं कि 60 लाख का टोटल लोन लिया है, जिसमें से बिल्डिंग के लिए उन्होंने इतना इतना खर्चा किया है, ठीक है। अब हम लोग को बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तब कैसे होगा। टोटल लोन 60 लाख का लिया गया है 12% इंटरेस्ट चार्ज के लिए, और बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है कि उसमें से अगर हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए 15 लाख, 12 लाख और 4 लाख अलग अलग टाइम पे जो है ड्रॉ किया है, तो हम लोग का बोरिंग कॉस्ट कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर दिखाते हैं, लोन लिया गया है 1/4/21 को, ठीक है। यहाँ पर लोन भी लिया गया है 60 लाख का, और उसी दिन बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पर 15 लाख का खर्चा हुआ। आफ्टर दैट यहाँ पर देखो 1 जुलाई, ऐसे 1 जुलाई 21 को यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का हम लोग का खर्चा हुआ है 12 लाख। उसके बाद देखो 1 22 को 4 लाख, और 31 मार्च 22 को बिल्डिंग बन के रेडी हो गया। अब ये बिल्डिंग बनने में लोन का जितना भी अमाउंट यूज हुआ है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और बिल्डिंग का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे इससे, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो कितना हुआ, मतलब बिल्डिंग का जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जब बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब बनने का जो खर्चा है वही बिल्डिंग का प्राइस होगा, और तो कुछ दिया नहीं है। तो बिल्डिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15 लाख प्लस 12 लाख प्लस 4 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 31 लाख, ठीक है। ये बिल्डिंग का बनने का खर्चा हो गया। अब हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखो, ये क्वालिफाइंग एसेट हो गया, ये जो बिल्डिंग बना ये हम लोग का क्या हो गया है, क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्यों हुआ, क्योंकि इसको बनने में कितना टाइम लगा, 12 मंथ्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वालिफाइंग एसेट का टाइम जो है वो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर 12 मंथ्स हुआ तो हम लोग उसे क्वालिफाइंग मानेंगे। तो बिल्डिंग बनने में जो भी खर्चा हम लोगों ने लगाया, मतलब लोन 60 लाख का था, उसमें से 31 लाख बिल्डिंग बनाने का खर्चा किया, और बिल्डिंग जो बना वो एक फिक्स्ड एसेट है, वो क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट क्वालिफाइंग है कि नॉन क्वालिफाइंग है, उस पर डिपेंड करेगा कि बोरिंग कॉस्ट हमारा कहाँ जाएगा, मतलब बिल्डिंग के दाम में ऐड होगा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, अगर नॉन क्वालिफाइंग है तो पीएल में जाएगा। ये देखो अभी अभी मैंने लिखवाया था ना, अगर हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट होगा तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा, अगर नॉन क्वालिफाइंग होगा तो वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा एज एन एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अलग अलग करके इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/4/21 का जो हम लोगों ने एक्सपेंस किया है 15 लाख, जैसे पार्टनरशिप में तुम लोग करते हो ना ड्रॉ, वैसे ही 15 लाख का लोन पे इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट तो अपना फिक्स्ड ही है, वो है हम लोग का 12%, ठीक है। और ये अमाउंट कितने दिन यूज हुआ है, ये अमाउंट पूरे 1 साल के लिए यूज हुआ है, तो 12/12 हो जाएगा। ये अमाउंट पूरे 1 साल के लिए यूज हुआ है, तो ये 12/12 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 12 कैंसिल, 15 लाख इंटू 12, तो 15 इंटू 12 कर लेते, देखते कितना होता है, 180। 180 और ये 2 जीरो कैंसिल होने से यहाँ पर 3 बार जीरो, मतलब 1,80,000, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया।
अच्छा, फिर उसके बाद 1721 में कितना हो जाएगा? 12 लाख इंटू 12% इंटू, अब ये पीरियड देखो ये कितने का, यहाँ से यहाँ तक जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स। तो 12 इंटू 9 108 हो जाएगा। और 1 का इंटरेस्ट हो जाएगा 4 लाख इंटू 12% इंटू जैन फेब मार्च 3 मंथ्स, 3/12, तो 12 कैंसिल, 3 इंटू 4 12 हो गया, और यहाँ पर 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 लाख, देख लेते 1,20,000 की 12, 12,000। अच्छा, 12,000, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया टोटल इंटरेस्ट, इसका एक बार टोटल कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना हो गया? 12,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,80,000, तो यहाँ पर टोटल आ गया 3 लाख। तो ये क्या हो गया? ये बोरिंग कॉस्ट हो गया, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट आता है, ये तो इंटरेस्ट है, तो ये हम लोग का क्या हो गया है? बोरिंग कॉस्ट। यहाँ पर बाकी तो कुछ पार्ट नहीं, जैसे देखो ये सब हम लोगों ने पढ़ा, ये सब आता है, तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अगर ये सब डिटेल्स होगा, तो यहाँ मैंने दिखाया कि क्या क्या हो सकता है, बट यहाँ तो इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं था, तो अगर नहीं था तो सिर्फ बोरिंग कॉस्ट हमारा इंटरेस्ट ही होगा। तो ये हो गया बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटलाइज, मतलब बिल्डिंग के दाम में ऐड हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेट अगर हमारा क्वालिफाइंग एसेट हो तो बोरिंग कॉस्ट को हम लोग एसेट के वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एसेट के वैल्यू में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमें पूछा जाए कि बाकी जो लोन का अमाउंट बच रहा है उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, जैसे 60 लाख का लोन था, उसमें से बिल्डिंग बनाने में हम लोगों ने 31 लाख यूज किया, तो ये हो गया हम लोगों का एसेट बनाने का, क्वालिफाइंग एसेट बनाने का लोन का अमाउंट, ठीक है। 60 लाख से 31 लाख ले लिया। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 60 लाख का लोन है, इस पे 12% करके पूरे 1 ईयर का लोन का इंटरेस्ट होगा 72, 12 इंटू 6 72, और यहाँ पर 4 टाइम्स 0, ठीक है। तो ये 7,20,000 होगा, जिसमें से कैपिटलाइज्ड हो चुका है। कैपिटलाइज्ड मतलब जो हमारा क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए लोन पे लिए मतलब लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट, तो जो क्वालिफाइंग एसेट है उस पे जो लोन का अमाउंट यूज हुआ उसका इंटरेस्ट का अमाउंट हो रहा है 3,60,000, सॉरी 3,60,000 बोल रहे हैं, मुझे दिखा कि 3,60,000 नहीं 3 लाख है। तो 3 लाख कैपिटलाइज्ड हो चुका है। तो बाकी ऐसा थोड़ी ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हम लोगों ने 60 लाख का लोन लिया, ये लिमिटेड में 60 लाख का लोन लिया, उसमें से कुछ अमाउंट खर्चा करके बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बन भी गया 1 साल में, तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो गया। अब इसको हम लोग दो पार्ट में क्यों डिवाइड करें? क्योंकि ये 16 हमें बता रहा है कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं लोन से तो उसका इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज्ड होगा। तो मैंने ये दिखा दिया कैपिटलाइज्ड कितना है। तो टोटल लोन का इंटरेस्ट इतना हो गया, उसमें से कैपिटलाइज्ड अमाउंट हो गया 3 लाख, तो जो कैपिटलाइज नहीं है वो है 4,20,000। और ये क्या हो जाएगा? ये है, ये ट्रांसफर टू पीएल हो जाएगा एज एन एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंस के तरह पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए नहीं है। अगर ये कोई मतलब, अब इसमें बाकी अमाउंट कहाँ यूज हुआ है ये हमें नहीं बताया है, लेकिन ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है इतना हमें पता चल रहा है, तो ये अमाउंट हम लोग का ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में, ठीक है। तो इससे देखो हमें ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है कि बाकी अमाउंट हम लोग का कहाँ ट्रांसफर हो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैंने अभी डिस्कस करके दिया था। अच्छा, अब इससे हम लोग और एक तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए लिमिटेड बोरो 10 lakh at the rate of 11% as specific borrowing
as specific borrowing and 50 lakh at the rate of 13% as general borrowing. A limited construct a building and incurred 15 lakh on सेम डेट ही लिखेंगे, ठीक है। 15 लाख ऑन 1421, 12 lakh on 1721, 4 lakh on 1122 and construction is completed on 31st of March 2022. Calculate borrowing कॉस्ट, ठीक है। हम लोग को बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है और कितना पीएल में जाएगा, कितना कैपिटलाइज्ड होगा वो भी हम लोग बताएंगे। तो देखो यहाँ पर सेम चीज ही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। ए लिमिटेड ने बोरो किया है 10 लाख, 11% स्पेसिफिक बोरिंग के हिसाब से, और 50 लाख 13% जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक और जनरल में ये हो गया, स्पेसिफिक मतलब क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए ये बोला जा रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब है एसिड बनाने के लिए लिया गया लोन। जनरल बोरिंग मतलब हम लोग कहीं पर भी उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेशल जो स्पेसिफिक पर्पस से लिया गया है। अच्छा, अब देखो बिल्डिंग बनाने का खर्चा हम लोग का इस तरह से आया, वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे पहले किया था। तो यहाँ पर 1421, तो यहाँ पर हो गया 15 लाख इंटू इंटरेस्ट रेट है 12%। हम लोग पहले इसका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, ये देखो 12/12। अगर हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं लगाएंगे तो जो निकल के आएगा अमाउंट, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाएगा वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। समझाते हैं ये क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1721 को 1721 को 4 लाख, पहले 12 लाख भी था, 14 ये 15 लाख, 12 लाख और 1720, 12 लाख इंटू 9/12। तो टाइम पीरियड वगैरह मैंने वही रखा है, ठीक है, ये जैसा है वैसा ही। और 4 लाख इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख इंटू 3/12, ठीक है। मैंने सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं लगाया है, बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर लिया है। तो देखो नॉर्मली ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट जैसे तुम लोग टाइम वैल्यू मनी भी कभी करते हो तो पी आर और टी, ठीक है। तो टी मतलब टाइम जो कि ये वाला है, ठीक है, और पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जिस पे हम लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ये है इंटरेस्ट रेट। तो ये तो कॉमन पार्ट है, 1/12 भी कॉमन है यहाँ पर। लेकिन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोग का वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा। वेटेड एवरेज क्या कैसे हो रहा है वो भी बताते, एक बार कैलकुलेट कर लेते। ये हो गया 12 लाख और 12 लाख कैंसिल आउट, ये हम लोग का हो गया 9 लाख, ठीक है। ये हम लोग का 9 लाख हो गया, और 4 लाख ये हो गया 3 डिवाइड करने से 4, ये 1 लाख हो गया, ठीक है। ये 1 लाख हो गया, और इसका टोटल अगर करेंगे 9 और 10, ये हो जाएगा हम लोग का 25 लाख, ठीक है। अगर इस पे इंटरेस्ट रेट लगाते हैं हम लोग तो उतना ही इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग इस पे कितना लगाएंगे, इस पे अगर हम लोग हाँ इस पे कैसे लगाएंगे वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसको अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व करते तो भी इसमें सेम आंसर आता। जैसे मान लो इसमें हम लोग डायरेक्टली 12% नहीं लगाते, और वेटेड एवरेज मेथड जो अभी मैंने दिखाया,
वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर वैसे करते तो हम लोग का ये 12% यहाँ पर नहीं आता। बेसिकली हम लोग ये टोटल कैसे निकाल रहे हैं, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन करके। हम एक बार यहाँ पर दिखाते, जैसे देखो हम अगर इंटरेस्ट रेट को अलग से लगाना चाहते हैं देन हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 लाख इंटू 12/12, ठीक है। प्लस क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी तो प्लस हो रहा है इंटरेस्ट, तो ये सब प्लस हुआ है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो 12 लाख इंटू 9/12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख इंटू 3/12, ठीक है। अब ये सब कैलकुलेट करने से ये 15 लाख, ये 9 लाख और ये 1 लाख आ जाएगा और ये हो जाएगा 25 लाख। अब अगर हम लोग इस पे इंटरेस्ट लगाते, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जब इस जगह पे ऐड करेंगे ऐसे करके कॉमन नहीं ले सकते, ये सब जब ऐड होगा तो हम लोग 12% चाहे तो कॉमन ले सकते, बाकी ये अंदर पार्ट जो है ऐड हो जाएगा, मतलब 12% हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा। इसके बाहर हम लोग चाहे तो ऐसे करके इंटू 12% कर सकते हैं, बात एक ही हो जाएगा ना। इस पे अगर 12% करते हैं तो ये 12% सभी पे एप्लीकेबल होगा, तो एट लास्ट इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो 25 लाख के ऊपर 12% अगर हम लोग करके देखेंगे तो उसमें भी हमारा 3 लाख ही आंसर आएगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग PRT ये सब लेके अलग अलग कैलकुलेट करके भी 3 लाख निकाल रहे हैं तो भी सेम आंसर आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 12% को कॉमन लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो भी 3 लाख आएगा। लेकिन बात ये है कि ये जो कॉमन लेते हैं तो ये बचा हुआ P इंटू टी, इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल और टाइम, ये जो मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आता है इसे बोला जाता है वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर क्यों, जैसे ये देखो 12 मंथ्स के लिए कितना यूज हुआ है, 15 लाख। इसका लॉजिक समझो, ये क्यों ऐसा बोला जाता है, देखो 12 मंथ्स के लिए यूज हुआ है 15 लाख, अगर इसी चीज को हम लोग पर मंथ का यूज में डिवाइड करना चाहे तो कैसे आएगा, उस हिसाब से जैसे देखो यहाँ पर ये 12 लाख यूज हुआ है, कितना 12 लाख यूज हुआ है हमारा 9 मंथ्स, तो इसको हम लोग ऐसे डिसाइड कर रहे हैं, देखो 12 लाख जो है जो कि 9 मंथ्स यूज हुआ है, अगर ये 12 मंथ्स यूज होता है, 12 मंथ्स यूज होता है तो पर मंथ 1 लाख करके होगा, तो 9 मंथ में एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सपेंडिचर 9 लाख करके हो जाएगा, ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर 9 लाख करके हो जाएगा। तो ये एक मैथमेटिकल सिस्टम हो गया। देखो यहाँ पर वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर का मतलब यही बताया जा रहा है कि अगर हम लोग ये पैसे को 12 मंथ्स पे यूज करते तो पर मंथ का यूज कितना आता, और उसे अगर 3 मंथ्स पे यूज करें तो उसका कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, अगर हम लोग 12% हटा देते हैं तो इंटरेस्ट रेट के जगह एक्सपेंडिचर निकल के आता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के जगह एक्सपेंडिचर। क्यों, देखो यहाँ पर अगर हम लोग 15 लाख का यूज कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट हमारा 15 लाख के ऊपर पूरा 12 मंथ्स तक जाएगा, और ये 12 लाख अगर हम लोग 9 मंथ्स यूज कर रहे हैं तो ये 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट हमारा 9 मंथ्स इस तरह से एप्लीकेबल हो रहा है। तभी तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 करने से क्या आता है, पर मंथ आ जाता है, 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 करने से 1 लाख पर मंथ, तो 9 मंथ्स का 9 लाख, ठीक है। अब 9 लाख पे 12%, और उसके जगह हम लोग ये कंबाइंडली ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग 12 लाख का अमाउंट 9 मंथ्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर पर मंथ यूज करते हैं तो 1 लाख, तो 9 मंथ्स करते हैं तो 9 लाख इंटू 12%, बात एक ही है, ठीक है। पहले ये अगर हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट हमारा निकल के आता है कि कितना हम लोग लोन का अमाउंट यूज कर रहे हैं, फिर उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन के लिए पहले क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। ये अगर नहीं निकालेंगे तो हम लोग के पास अगर दो लोन का बात होगा, जैसे ये वाले में कैसा था, यहाँ पर इस तरह से नहीं था, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक लोन होगा तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हम लोग अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर, मतलब ये अमाउंट जो है ये बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा हुआ है, ये अमाउंट खर्चा हुआ है। अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ, जितना परसेंट है उतना आंसर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। बाकी वो क्वेश्चन का अमाउंट का एग्जांपल मैंने यहाँ भी इंक्लूड किया है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो स्पेसिफिक बोरोइंग जो है वो तो स्पेसिफिक वजह से ही लिया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए, तो स्पेसिफिक बोरोइंग जो है वो था 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का था यहाँ पर, और उस पे इंटरेस्ट था 11%, तो 10 लाख पे 11% लगा देते हैं, और 12/12 ये पूरे साल भर यूज हुआ, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया है, तो ये हो जाएगा 1,10,000, ये हो गया स्पेसिफिक बोरोइंग। और जो जनरल बोरोइंग है
उसका कितना अमाउंट बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया होगा। देखो बिल्डिंग बनाने के लिए 25 लाख का हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, 25 लाख का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर, तो 25 लाख में से 10 लाख स्पेसिफिक बोरोइंग से गया, ठीक है। 25 लाख में से 10 लाख स्पेसिफिक बोरोइंग से हमें मिल गया, बाकी अमाउंट जो है वो जनरल बोरिंग के इंटरेस्ट रेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी अमाउंट हमें जनरल बोरिंग से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर हुआ था 25 लाख, और बिल्डिंग बनाने के लिए जो स्पेसिफिक हम लोगों ने बोरोइंग लिया था वो तो सिर्फ 10 लाख का ही था। तो बाकी 15 लाख का बोरोइंग जो है वो जनरल से लिया गया है, और जनरल बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट कितना है, वो है 13%, ठीक है। तो इस पे 13% अप्लाई हो जाएगा, कुछ मंथ का नहीं बोला है, तो यहाँ पर 12/12 भी हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करते, 15 lakh into 13% इक्वल टू 1,95,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा, टोटल कर लेते हैं 1,10,000, तो ये हो गया 3,05,000, ठीक है। ये 3,05,000 ये हम लोग का ये कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा अमाउंट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग का। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ही हम लोग अप्लाई करेंगे, बस ये जो जनरल बोरोइंग है उसमें दो पार्ट कर लेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन होगा, यहाँ पर लिखते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग, ₹10 लाख at the rate of 11% and general borrowing 30 लाख at the rate of 13% और 20 लाख एट द रेट ऑफ 15%। अगर ऐसा है तो कैसे कैलकुलेशन होगा, तो जो स्पेसिफिक बोरोइंग है उस पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 10 लाख इंटू 11% इंटू 12/12, पूरे साल भर का इंटरेस्ट हम लोग का 1,10,000। अच्छा, अब जनरल बोरिंग से कितना लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन वही है जैसे कि मैंने बोला सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग का वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 25 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 लाख से 10 लाख माइनस करेंगे। अब यहाँ पर टाइम पीरियड 12/12 लगा लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट कौन सा लगा है, 13 की 15%। जैसे यहाँ पर एक ही लोन था, एक ही टाइप ऑफ जनरल बोरोइंग था, और जिसका इंटरेस्ट जितना था हम लोगों ने उतना लगा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों का जनरल बोरोइंग दो इंटरेस्ट अलग अलग रेट पे जनरल बोरोइंग किया गया है। तो यहाँ पर इंटू 13 करें कि 15 करें, तब हमें जो A16 हमें जो बोल रहा है कि हम लोग इसका ऐसे अपने मन से मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी एक ले ले ऐसा भी नहीं चलेगा। हम लोग अगर इसका एवरेज करते तो भी नहीं चलेगा, जिसे सिंपल एवरेज बोलते हैं, मतलब 13% प्लस 15% डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी नहीं चलेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। वेटेड एवरेज करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है वैल्यूएशन सही कर पाए। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा ऐसे केस में। तो वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, तो 30 लाख पे 13 और 20 लाख पे 15, तो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 30 लाख पे 13% टोटल, और यहाँ पर 20 लाख पे 15%, ठीक है, डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना है, 30 लाख प्लस 20 लाख, ऐसे करके हमें वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। तो 13 लाख पे 30%, ये कितना हो जाएगा, 30 लाख पे 13%, तो ये हो गया 3,90,000। ये इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल इस लोन पे लिया गया, और 20 लाख पे, मतलब इस साल के लिए 20 लाख पे 15%, तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इसका होगा 3 लाख। और कितने लोन के लिए हो रहा है, टोटल 50 लाख लोन पे, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करें, वेटेड एवरेज करें, इनको 100 करने से परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 3,90,000, 6,90,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, सॉरी 50 लाख इंटू 100।
ये 138 और 13.8 50 हो गया 69 into 100 divided by 50। हाँ ठीक है 13.8%। तब हमें ये एवरेज रेट वेटेड एवरेज एवरेज नहीं वेटेड एवरेज करना पड़ेगा कि पूरे साल भर का टोटल लोन आउट ऑफ टोटल अमाउंट सॉरी पूरे साल भर का टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन इनटू 100। जैसे होता है ना कि आउट ऑफ 100 कितना मिला तो आउट ऑफ 50 लाख कितना इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर। तो वेटेड एवरेज रेट मतलब कितने रेट पे हम लोगों ने इंटरेस्ट भरा 13.8%। ठीक है तो इस पे हम लोग लगाएंगे 13.8%। तो जो अमाउंट आएगा उस पे कैलकुलेशन होगा। तो 15 लाख इंटू 13.8%। तो ये हो गया 2,07,000। 3,70,000 ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है अच्छा अब देखो ये हम लोगों ने तीन तरीके का देखा। ठीक है एक तो हम लोगों ने देखा कि कैसे नॉर्मल जहां पर एक बार ही लोन लिया गया है तो कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है कोई अगर स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है ठीक है जैसे लोन लिया गया उसमें से बिल्डिंग बना। यहाँ पर दो टाइप ऑफ लोन था एक था स्पेसिफिक बोरिंग एक था जनरल बोरिंग। ठीक है और एक ही जनरल बोरिंग था। यहाँ नेक्स्ट वाला जो केस था वहां पर जनरल बोरिंग जो है वो दो तरीके के इंटरेस्ट रेट पे था। तो हम लोग का कैलकुलेशन कैसे हुआ चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया था। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स लिमिटेड begin construction of a new plant on 1st of April 2017 sorry 2021 and obtained a special loan मतलब स्पेसिफिक ऐसे ही दिया हुआ होता है क्वेश्चन। ठीक है स्पेशल लोन ऑफ 8 लाख टू फाइनेंस the construction of the plant. The rate of interest on loan was 10% per annum. द एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहेगा। ठीक है मैंने वो एग्जांपल दिया है इसलिए मेरा लैंग्वेज हो सकता है वहां पर उतना अच्छे से मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना इस तरह का लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है नहीं हुआ है। तो द एक्सपेंडिचर दैट वाज मेड ऑन कंस्ट्रक्शन project of plant was as follows। ये हमें डेट वाइज दे देगा जो मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है वही डेट वाइज हमें दे दिया जाएगा और उससे हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक है तो यहाँ पर हो गया 1 अप्रैल 21 में 10 लाख 1 अगस्त 21 में 24 लाख और 1 जैन 22 में 4 लाख। फिर लिखा हुआ है द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन मतलब कंपनी का नॉन स्पेसिफिक लोन भी है जो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या लोन अमाउंट अभी जो दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दैट इज 46 लाख। ठीक है ये हम लोग का 46 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%
per annum. The construction of the plant was completed. मतलब प्लांट का बात हो रहा है on 31st of March 2020. Calculate the amount to be capitalized including of interest as per provision of AS 16. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है यहाँ पर, ये लिखवा दिया, बाकी तुम लोग को क्वेश्चन जैसे पीडीएफ में देते वहां से ही करवा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने ये लिखवा दिया। तो यहाँ पर देखो हम लोग को दोनों चीज दिखाने के लिए बोल रहा है। एक बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ साथ कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है वो भी बताना है एज पर AS 16। तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था। एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, एक प्लांट बनाने का कंस्ट्रक्शन है 1421 में। ठीक है, और उसको एक स्पेसिफिक लोन भी मिल चुका है 8 लाख का। अब टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन ये है 10%। ये कौन सा लोन का इंटरेस्ट बता रहा है? स्पेसिफिक लोन, जो कितने का है? 8 लाख का है। स्पेसिफिक किस लिए है? क्योंकि प्लांट बनाने के लिए ही ये लिया गया था। फिर बोल रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, ये द एक्सपेंडिचर कैसे कैसे खर्चा हुआ है? द एक्सपेंडिचर was made on कंस्ट्रक्शन द प्रोजेक्ट वाज एज फॉलोज। तो जो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का खर्चा किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया गया है, यहाँ पर डेट वाइज बता दिया है। फिर कंपनी का दूसरा आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन भी है जिसका वैल्यू है 46 लाख और इसका इंटरेस्ट रेट है 12%। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है 31 मार्च 22 को। ठीक है, तो ये लिया गया था 21। तो ये देखो ऐसा बनेगा, ऐसे ड्रॉ करके दिखा देते। ये देखो 1421 में लोन लिया गया बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया 31 मार्च 22 को। ऐसा ही बोला है, देखो 31 मार्च 22 को बिल्डिंग हम लोग का कहाँ चला गया, ये रहा 31 मार्च 22 को कंप्लीट हो गया। 1421 को 10 लाख का खर्चा किया गया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना वैसा ही है देखो। और उसके बाद 1821 को एक्सपेंडिचर किया गया है 24 लाख का। और उसके बाद 4 लाख का 1122 को 4 लाख का खर्चा किया गया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन और कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर डेट ऐसे करके फॉर्मेट करना पड़ेगा, डेट अमाउंट और लिखना पड़ेगा वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। तो पहला है 1421 10 लाख। यहाँ पर टाइम का भी कॉलम बना लेते हैं, ये पूरे 12 मंथ्स यूज हुआ है। अच्छा, उसके बाद है 1821, ये लोन अमाउंट है 24 लाख। अब अगस्त से लेके मार्च तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये हो जाएगा 8 मंथ्स का। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट डेट है 1122 का, और यहाँ पर लोन का अमाउंट हम लोग का 4 लाख। ठीक है, अब 4 लाख का जैन से लेके मार्च तक 3 मंथ्स। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? अमाउंट इनटू टाइम करके। ठीक है, अमाउंट इनटू टाइम करके, तो 10 लाख इनटू 12, मतलब इंटरेस्ट रेट हम लोग नहीं लगा रहे, तो ये हो गया 10 लाख इंटू, अच्छा 12/12 भी तो होगा ना, 12 मंथ्स में 12 मंथ्स ही यूज हुआ है, 12 मंथ्स में 8 मंथ्स, और ये हो जाएगा 12 मंथ्स में 3 मंथ्स। ये डिवाइडेड बाय 12 भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा 12/12। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पर 10 लाख, इसका आंसर 10 लाख ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का पर मंथ, हर मंथ जो है पूरे 12 महीने तक 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख का लोन यूज हो रहा था। फिर 24 लाख वाला जो लोन है वो अगर 12 महीना यूज होता तो पर मंथ कितना यूज होता? 24/12 मतलब 2 लाख करके यूज होता 12 मंथ्स के लिए, लेकिन उसकी जगह 8 मंथ्स ही यूज हुआ, तो यहाँ पर 16 लाख हो जाएगा।
और अगर 4 लाख वाला जो लोन था वो हम लोग का 3 मंथ्स यूज हुआ, तो ये 12 मंथ्स यूज होने से जितना होता है इंटू 3 करेंगे तो 3 मंथ्स का 1 लाख आ जाएगा। तो टोटल करने से 16 17 मतलब 27 लाख। ठीक है, ये 27 लाख क्या हो गया, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर मतलब बिल्डिंग को बनाने का खर्चा। वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है, इस पे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे तो इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक बोरोइंग पे कितना इंटरेस्ट हुआ। तो स्पेसिफिक बोरोइंग कितना था, स्पेसिफिक बोरोइंग था 8 लाख। ठीक है, 8 लाख, इस पे 10%। देखो क्वेश्चन बता दिया था 8 लाख का स्पेसिफिक बोरिंग 10% पर एनम, तो इस पे इंटरेस्ट कितना लगा होगा, इस पे इंटरेस्ट हम लोग का लगा है 80,000। ठीक है, और जनरल बोरिंग, जनरल बोरिंग का जो इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज्ड होगा, तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 27 लाख। ठीक है, इसमें से 8 लाख स्पेसिफिक बोरिंग से सपोर्ट हो गया, तो बाकी जो है वो हमारी जनरल बोरिंग से हमें लेना पड़ेगा। और जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट रेट बता रखा है 12%। ठीक है, 46 लाख था इनके पास, तो वहां से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया 12%। तो 27 लाख में से 8 लाख हम लोगों का जो स्पेसिफिक बोरोइंग है उससे आ गया, और बाकी अमाउंट हम लोग जो है जनरल बोरोइंग से ले लेंगे। तो 27 माइनस 8, जनरल बोरोइंग से 19 लाख का यूज होगा इनटू 12%। और 12/12 है इसीलिए मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर भी चाहो तो 12/12 कर सकते हो, यहाँ पर भी चाहो तो 12/12 कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हम लोग का 27 माइनस 8 मतलब 19 लाख इंटू 12%। अच्छा, इंटू 1 लाख कर देते हैं, तो लाख में आंसर आ जाएगा 2,28,000 प्लस 80,000, 3,08,000। ये हम लोग का हो गया पहला आंसर। यहाँ पर पहले पूछा था ना, यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो हम लोग का कैपिटलाइज्ड होगा। और हम लोग को बोला था यहाँ पर यहाँ पर बोला था कैपिटलाइज कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब अगर पूछा जाए कि बिल्डिंग का कॉस्ट कितना हुआ तो हम लोग कितना बोलेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग नहीं प्लांट है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट बन चुका है। ठीक है, प्लांट रेडी हो चुका है, प्लांट को रेडी करने का खर्चा कितना हुआ है। तो अगर हम लोग गलती से ये लिख देते हैं, ये नहीं होगा, ये तो हमारे कैलकुलेशन के लिए वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर है। प्लांट में हम लोगों ने कितना खर्चा किया है 28 लाख और 10 लाख, तो ये हो जाएगा हम लोग का 38 लाख। तो ये एक्सपेंडिचर हम लोगों ने प्लांट को बनाने के लिए किया है। लोन का 10 लाख अमाउंट 24 और 4 मतलब 38 लाख का एक्सपेंडिचर हम लोगों ने प्लांट को बनाने के लिए किया है। प्लस ये क्यों कैलकुलेट किया है, ये हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं, देखो इस पे हम लोग डायरेक्ट इंटरेस्ट लगा के इंटरेस्ट का रेट भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमारा स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग दो पार्ट में लोगों का अमाउंट डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होता तो हम लोग इस पे इंटरेस्ट लगाते, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता यहाँ कैपिटलाइज कर देते, लेकिन हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेसिफिकली 8 लाख का लोन लिया था, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर कैपिटलाइज होगा 80,000, ये होगा। ठीक है, और जो स्पेसिफिक बोरोइंग से एडिक्वेट नहीं हुआ उतना हम लोग जनरल बोरोइंग से लिए। अब जनरल बोरोइंग में जो है वो हम लोग कितना अमाउंट लेंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने स्पेसिफिक बोरिंग से 8 लाख यूज कर पाए, और हम लोग का एक्सपेंडिचर हुआ, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर हुआ है इस बिल्डिंग को बनाने का पूरे 1 ईयर में 27 लाख। तो 27 लाख से 8 लाख स्पेसिफिक बोरिंग से चला गया, बाकी अमाउंट जनरल बोरिंग से उनके इंटरेस्ट रेट पे लग जाएगा। तो ये हो गया, तो ये टोटल दोनों इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, कैपिटलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर 3,08,000 हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करने पे हो जाएगा 3,08,000 प्लस 38 लाख 41,08,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया
टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट में ये नहीं ऐड करना है, ये तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हम लोग अभी इस पे रेट लगाते तो इंटरेस्ट मिल जाता, लेकिन इस पे कौन सा रेट लगाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो तरह का बोरिंग से काम हो रहा है। एक तो स्पेसिफिक बोरिंग, लेकिन जब हम लोगों ने 38 लाख का एक्सपेंसेस किया है तो स्पेसिफिक बोरिंग का तो पूरा यूज हो गया होगा, बाकी हमें जो देखना है वो कहाँ से मिलेगा। तो ये देखो वेटेड एवरेज करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर 27 लाख हुआ है, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर मतलब पूरे मंथ के हिसाब से। तो 27 लाख, उसमें से 8 लाख स्पेसिफिक से गया, तो बाकी अमाउंट यहाँ से नहीं डिडक्ट कर सकते। लेकिन जब हम लोग बिल्डिंग का कॉस्ट निकालेंगे, सॉरी प्लांट यहाँ पर है तो प्लांट या फिक्स्ड एसेट, क्वालिफाइंग फिक्स्ड एसेट का जब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना अमाउंट जो है एक्सपेंडिचर किया है। मतलब ये तो हम लोग को पता ही है ना, जितना जितना अमाउंट हम लोगों ने अप्लाई किया है वही हमारा बिल्डिंग का कॉस्ट हो रहा है। इतना इतना हम लोगों ने पैसा लगाया है बिल्डिंग को पूरा करने के लिए, पहले 10 लाख, फिर 24, फिर 4, तो इसीलिए ये टोटल अमाउंट यानी कि 38 लाख हम लोग का बिल्डिंग प्लांट का कॉस्ट है। प्लस इसमें बोरोइंग कॉस्ट का वो पार्ट चला जाएगा जो हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो ये हम लोग का कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट का वो पार्ट चला जाएगा जो हम लोगों ने कैपिटलाइज किया है यहाँ पर, ये देखो। और कैपिटलाइज्ड होगा क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, कैपिटलाइज्ड होगा। मतलब प्लांट के कॉस्ट में ऐड होना ही कैपिटलाइज्ड होता है। अब कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो बिल्डिंग के लिए लिया था वो उसका तो पूरा इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज्ड होगा 80,000, और बाकी जनरल बोरिंग से अगर कुछ यूज करना पड़ा है तो उस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके देखेंगे, जो अमाउंट होगा उसको हमें कैपिटलाइज करना है। तो ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। बाकी और कुछ इसमें मतलब अलग से समझने वाला बात नहीं है, इंटरेस्ट तो हमें पता ही है कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में चाहिएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, हम जो पीडीएफ शेयर करेंगे तो वहां पर तुम लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक जितना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तुम लोग होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, पहले इसको कर लो और जो पीडीएफ शेयर करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है फिर।